कहानी की शुरुआत में हमें कुछ मिलिट्री ट्रक्स दिखाया जाता है जिन्हें अमेरिकन सोल्जर्स भारी सिक्योरिटी के साथ एक सीक्रेट कंटेनर को शहर से दूर ले जा रहे होते हैं। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन सोल्जर्स को खुद को भी नहीं पता था कि कंटेनर में आखिर है क्या। उन्हें लग रहा था कि इसमें कोई एलियन या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब हो सकता है, लेकिन उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे शहर से दूर ले जाने के ऑर्डर्स मिले थे। तभी उसी रोड पर एक कपल को देखते हैं जिनकी हाल ही में शादी हुई है। ये दोनों अपनी कार में इंटीमेट होने लगते हैं, जिसके कारण इनकी गाड़ी मिलिट्री ट्रक से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है, जिससे कंटेनर उछलकर दूर गिरता है और गेट खुल जाता है। सोल्जर्स तुरंत इस बारे में अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सामने से आदेश आता है कि जो भी जिंदा हैं उन्हें लेकर तुरंत वहां से निकल जाओ और घायलों को वहीं छोड़ दो। इससे पहले कि सोल्जर्स कुछ समझ पाते, कंटेनर से कुछ बाहर निकलता है और उसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि वह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक जिंदा और खतरनाक ज़ॉम्बी होता है। यह ज़ॉम्बी बेहद ताकतवर, फुर्तीला होता है और बाहर निकलते ही बिना कुछ सोचे समझे सभी सैनिकों पर हमला कर देता है। कुछ सोल्जर्स उसे गोली मारने की कोशिश करता, पर उसको कुछ भी नहीं होता है और पलक झपकते ही वह वहां मौजूद सभी सोल्जर्स को मार देता है। दो सोल्जर्स जल्दी जल्दी भागते हुए काफी दूर निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी चीज थी वह अब यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन तभी वही ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है और उन्हें भी मार देता है। कुछ ही पलों में वे दोनों फिर से उठ खड़े होते हैं, क्योंकि अब वे एक ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो चुके होते हैं। अब तीनों एक साथ हो जाते हैं। इन ज़ॉम्बियों की सबसे खास बात यह थी कि वे सिर्फ हिंसक ही नहीं बल्कि काफी समझदार भी थे। तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि वे लास वेगास जाएंगे ताकि वहां के लोगों को संक्रमित करके अपनी एक ज़ॉम्बी आर्मी तैयार कर सकें। इसके बाद उन्होंने उस शहर में जाकर वहां के लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया। ये वायरस इतनी तेजी से फैलता है कि देखते ही देखते पूरा शहर इसकी चपेट में आ जाता है। हालात काबू से बाहर होने पर पूरे शहर को अलग कर दिया जाता है। सरकार उन्हें रोकने के लिए शहर पर बम गिराती है और पूरी तरह से आर्म्ड सोल्जर्स की फोर्स भेजी जाती है, लेकिन इस शहर में आने वाला हर व्यक्ति इन्फेक्टेड होता चला गया। वायरस को रोकने की सरकार की हर कोशिश नाकाम रही। आखिरकार पूरे शहर को सील करना पड़ा। अब न कोई अंदर जा सकता था और न ही बाहर आ सकता था। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जो चोरी के लिए गैर कानूनी तरीके से शहर के अंदर जाते थे। लास वेगास को पैसों का शहर कहा जाता था, क्योंकि वायरस के चलते लोगों को अपने घर और वॉल्ट्स में रखे पैसे वहीं छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसा माना जाता था कि वहां के कसीनों में अब भी इतना पैसा छुपा हुआ है कि अगर किसी के हाथ लग जाए तो उसकी कई पीढ़ियां आराम से लग्जरी जिंदगी जी सकती हैं। इसके बाद हमें स्कॉट नाम का एक एक्स मिलिट्री सोल्जर दिखाया जाता है, जो कभी वेगास में एक मिलिट्री सोल्जर हुआ करता था, लेकिन अब वह एक साधारण शेफ की नौकरी करता है। एक दिन वह रोज की तरह अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ मिस्टर तनाका नाम का एक आदमी उससे मिलने आता है। मिस्टर तनाका कोई मामूली इंसान नहीं था। उसका स्कॉट जैसे आदमी से मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। वह स्कॉट को बताता है कि सरकार पहले ही लॉकडाउन लगा चुकी है और जिन इलाकों में ज़ॉम्बियों को काबू करना नामुमकिन है वहां बम गिराने की तैयारी चल रही है। साथ ही सरकार ने यह भी भरोसा दिया है कि लोगों की जरूरी चीजें किसी तरह उन तक पहुंचाई जाएगी। तनाका आगे बताता है कि वह एक बड़े कैसीनो का मालिक है और उसके अंदर उसके $200 मिलियन रखे हुए हैं। इतनी बड़ी रकम को वह सरकारी मदद से बाहर नहीं निकाल सकता, इसीलिए उसे एक भरोसेमंद और बहादुर इंसान की जरूरत है। वह स्कॉट को ऑफर देता है कि अगर वह उसके कैसीनो से वह पैसे निकाल लाए तो बदले में उसे $50 मिलियन दिए जाएंगे। शुरुआत में स्कॉट को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वह इस मिशन में खास दिलचस्पी नहीं दिखाता। वह स्कॉट को इस काम के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने स्कॉट को एक मैप दिया और चुपचाप वहां से चला गया। अब फैसला स्कॉट के हाथ में था कि वह यह काम करेगा या नहीं। इसके बाद हमें क्वारंटीन कैंप दिखाया जाता है, जहां वेगस से रेस्क्यू किए गए लोगों को रखा जाता था। यहाँ हम स्कॉट की बेटी केट को देखते हैं, जो लोगों की मदद करने का काम करती थी। गीता नाम की एक औरत, जो केट की दोस्त भी थी, उसे बताती है कि वह कल क्वारंटीन जोन के अंदर जाना चाहती है। इस पर केट उसे ऐसा करने से साफ मना कर देती है, क्योंकि अंदर बहुत खतरा था। लेकिन गीता कहती है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए अंदर जाऊंगी और वहां से कुछ पैसे लेकर वापस लौट आऊंगी। हमने कुछ लोगों को ऐसा करते हुए देखा था। कई लोग अंदर गए और बहुत सारा पैसा लेकर लौट आया, इसीलिए मैं भी अंदर जाकर कुछ पैसे लेकर वापस आ जाऊंगी। केट उसे समझाती है कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि आज तक वहां से कोई भी लौट कर नहीं आया। वे बात कर ही रहे होती हैं कि तभी वहां एक गार्ड आ जाता है, जिसका नाम वार्ड होती है। वह केट को गुस्से में देखकर उसे शक होता है कि कहीं वह संक्रमित तो नहीं, और वह उन दोनों पर टेम्परेचर गन रख देता है। अगर उनकी बॉडी टेम्परेचर तय लिमिट से कम होती तो समझा जाता कि वे संक्रमित हैं, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा नहीं होता। इसी बीच बर्ड केट के साथ बदतमीजी करता है और उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। केट तुरंत उसका हाथ हटा देती है और उसे खुद से दूर रहने को कहती है। इसके बाद वह वहां से चला जाता है। गीता कहती है कि ठीक है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों को सुरक्षित जगह भेजने
जीने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद हम स्कॉट को देखते हैं, जिसकी नींद एक भयानक सपने से अचानक खुल जाती है। वह हर रात उसी दिन की यादों में खो जाता है जब उसने अपने ही हाथों से अपनी संक्रमित पत्नी की जान ली थी। ये सब उसकी बेटी देख लेती है, जिसके कारण वह स्कॉट से नफरत करने लगती है। अब उसने ठान लिया था कि वह यह काम करेगा, क्योंकि उसे भी पैसों की जरूरत थी, पर इसे अंजाम देने के लिए उसे एक टीम की जरूरत है। इसलिए वह मिस्टर तनाका को फोन करता है। तनाका उससे कहता है कि एक ऐसी टीम बनाओ जिसमें एक तिजोरी तोड़ने वाला हो और एक पायलट हो, जो काम होने के बाद तुम्हें वहां से निकाल सके। इसके बाद स्कॉट अपनी पुरानी दोस्त मरिया के पास जाता है, जो अभी कार रिपेयर शॉप चला रही थी। उसने मरिया को इस ऑफर के बारे में बताया और कहा, आज तक हमने कितनों को बचाया, पर हमें बदले में क्या मिला, लेकिन इस बार हमें खुद के लिए कुछ करने का मौका मिला है। स्कॉट मरिया को बताता है कि इस काम को करने में हमें $50 मिलियन मिलेंगे, जिससे हमारी जिंदगी बदल सकती है। तब मरिया उसके साथ चलने को मान जाती है, लेकिन उन्हें एक और आदमी की जरूरत थी। इसीलिए यह दोनों अपने एक और दोस्त जेम्स के पास जाते हैं, जिसे ज़ॉम्बीज़ को मारने का एक्सपीरियंस था। सिर्फ वही था जिस पर वह इस पूरे मिशन में भरोसा कर सकते थे। यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि तीनों 15-15 मिलियन डॉलर लेंगे और बाकी के $5 मिलियन को टीम के बाकी मेंबर्स में बांट दिया जाएगा। इसके बाद वह पीटर के पास जाते हैं, जो एक पायलट थी। उसे तो पैसों की इतनी जरूरत थी कि वह काम सुने बिना ही साथ आने को तैयार हो जाती है। इस तरह उन्होंने कुछ और लोगों को भी अपनी टीम में शामिल किया, जिन्हें हथियार चलाना आता हो और जो ज़ॉम्बीज़ से लड़ने में उनकी मदद कर सकें। इसके बाद सबसे आखिर में वह एक चोर के पास जाते हैं, जिसका नाम जैक है, जिसे तिजोरियों के बारे में सब कुछ पता था। जब जैक को पता चला कि उसे लास वेगास के कसिनो में रखी तिजोरी खोलनी है, तो उसकी खुशी ठिकाना नहीं रहा। यह तिजोरी खोलना उसके बचपन का सपना था, क्योंकि यह तिजोरी किस्मत से नहीं सिर्फ स्किल से खुलती थी और उसे पूरा यकीन था कि वह इतना काबिल है कि इसे खोल सके। इसके बाद उन सब ने अपने अपने हथियार बाहर निकाल लिए, क्योंकि अब उनका इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका था। टीम के सभी लोग एक पुराने गैराज में इकट्ठा होते हैं, जहां मिस्टर तनाका उन सबको अंदर घुसने से लेकर बाहर निकलने तक का सारा प्लान समझाता है। प्लान बिल्कुल सिंपल था। उन्हें अपना रास्ता क्लियर करते हुए अंदर जाना है और फिर उस तिजोरी को खोलकर उसके अंदर पड़े सारे पैसे को बैग्स में भरना है और हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से पलक झपकते ही गायब हो जाना है। और यह सब उन्हें अगले 32 घंटे में करना होगा। लेकिन जब उनमें से एक आदमी को पता चलता है कि उन्हें क्वारंटीन जोन में जाना है, तो वह साथ चलने से मना कर देता है, क्योंकि वह ज़ॉम्बी से बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसीलिए वह आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन क्वारंटाइन जोन में घुसना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अब भी मिलिट्री फोर्स चारों ओर तैनात थी, जो उन्हें किसी भी कीमत पर अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए स्कॉट मदद के लिए अपनी बेटी के पास जाता है, जो क्वारंटीन जोन में काम करती थी। वह उन्हें आसानी से अंदर भेज सकती थी, लेकिन उसे मनाना स्कॉट के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। केट अब भी उससे नाराज थी, क्योंकि स्कॉट ने उसके सामने ही उसकी माँ को मार दिया था। स्कॉट उसे समझाता है कि वह यह सब उसी के लिए कर रहा है और इस काम के बदले उसे $5 मिलियन देने की बात करता है, ताकि तुम बहुत सारे लोगों की मदद कर सको। इसके बाद केट उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी रात केट की दोस्त गीता 2 लड़कियों के साथ लिली नाम की एक लड़की के पास जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वह उन्हें वेगस के अंदर भेज दे। उधर जेम्स जैक को गन चलाना सिखाता है, क्योंकि पूरी टीम में वही एक था जिसने कभी किसी ज़ॉम्बी को नहीं मारा था। वह नहीं चाहता था कि मिशन के दौरान वह किसी पर बोझ बने। इसी बीच उनकी टीम में मार्टिन नाम का एक आदमी और जुड़ जाता है, जिसे मिस्टर तनाका ने उन पर नजर रखने के लिए भेजा था। टीम में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह उनके किसी काम का नहीं था। इसके बाद केट उन्हें लिली से मिलवाती है, जिसे लोग पासपोर्ट के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वह पैसों के बदले लोगों को अंदर भेजती थी। केट अपना काम खत्म करके वहां से जाने ही वाली होती है, तभी वह गीता के बच्चों को रोते हुए देखती है। तभी उसे पता चलता है कि लिली ने गीता को अंदर भेज दिया है। यह सुनकर वह गुस्से में आ जाती है और लिली को जोर से पंच मारकर उससे पूछती है कि उसने उसे अंदर क्यों भेजा। अब इसमें लिली की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि गीता के 2 बच्चे हैं और गीता ने भी उसे अंदर जाने से पहले यह बात नहीं बताई थी, वरना वह उसे कभी अंदर नहीं भेजती। तब स्कॉट केट से कहता है कि अगर गीता उन्हें वेगस के अंदर मिलती है तो वे उसे वापस ले आएंगे। लेकिन केट जानती थी कि वे लोग वहां सिर्फ पैसों के लिए जा रहे हैं। अंदर जाकर उसे वापस लाना तो दूर, वे उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं करेंगे। वह भी उनके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। केट भी पीछे हटने वाली नहीं थी। वह कहती है कि अगर उसे साथ नहीं ले जाया गया तो वह उनके जाने के बाद खुद ही अंदर आ जाएगी, जिससे खतरा और बढ़ जाएगा। अब स्कॉट के पास उसे अपने साथ ले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए मजबूरन वह केट को भी टीम में शामिल कर लेता है। इसी बीच लिली भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है और वेगस के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब लिली ने बर्ड को उनकी तरफ आते देखा और स्कॉट से कहता है कि हमें एक और आदमी चाहिए। लेकिन स्कॉट कहता है, देखो मुझे ज्यादा आदमी नहीं चाहिए, पर वह कहती, अंदर हमें इसका जरूरत होगा। इसके बाद लिली बर्ड से कहती, एक काम करोगे, इसके बदले में तुम्हें $20,000 मिलेगा। वह इतना पैसा सुनकर कहता, इसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद
सभी लोग एक गुप्त दरवाजे से होकर क्वारंटीन जोन के अंदर जाते हैं। शहर में कदम रखते ही उन्हें सामने ढेर सारी लाशें पड़ी दिखाई देती हैं। ये देखकर जैक डर के मारे घबरा जाता है। तब लिली उन्हें बताती है कि ये लोग सूरज की रोशनी सह नहीं पाए, लेकिन बारिश होते ही जैसे ही इन पर पानी की बूंदें गिरेंगी ये फिर से जिंदा हो जाएंगे। अब उन्हें समझ आ जाता है कि यह शहर उनकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। ज़ॉम्बीज़ ने पूरे शहर को एक जिंदा कब्रिस्तान बना दिया था। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लिली उन्हें तुरंत ही छुपने को कहती है। उनके सामने एक ज़ॉम्बी टाइगर आता है जो इस रास्ते को पहरा दे रहा था, पर वायरस की वजह से उसकी स्मेलिंग सेंस जा चुकी थी, इसीलिए वह उनकी मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद लिली बर्ड के पास आती है और उससे उसकी गन मांगती है, पर जैसे ही बर्ड उसे अपनी गन देता है लिली उसके पैर में गोली मार देती है। सब उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर लिली उन्हें बताती है कि आगे बढ़ने के लिए हमें उनसे डील करनी पड़ेगी। ये एक गिफ्ट है जिससे वे खुश हो जाएंगे। लिली बताता है अगर हम उनके रूल्स के हिसाब से चलें तो वे हमें टच भी नहीं करेंगे। जल्द ही उन सबको पता चलने वाला था कि लिली किसकी बात कर रही थी। गोली की आवाज सुनकर वहाँ 2 ज़ॉम्बीज़ आते हैं, लेकिन ये बाकी ज़ॉम्बीज़ की तरह बिना सोचे समझे इंसानों पर झपटने वाले नहीं थे। वे उन्हें देखते हैं लेकिन किसी पर हमला नहीं करते। हालांकि वे बर्ड को अपनी एंट्री फी के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। सब लोग पूछते हैं कि वे उसे कहाँ ले गए, जिस पर लिली कहती है कि उसे नहीं पता। वह बस इतना जानती है कि जो भी उस बिल्डिंग में जाता है वह उनके जैसा बन जाता है। इसी बीच एक और ज़ॉम्बी दूर से उन्हें देख रहा होता है, लेकिन वह उनके पीछे नहीं जाता क्योंकि वे अपनी कीमत चुका चुके होते हैं। इसी बीच वे सब एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां ढेर सारे सोते हुए ज़ॉम्बीज़ को देखकर जैक घबरा जाता है। लिली उसे समझाती है कि उनके मुंह पर लाइट मत डालो, वे सो रहे हैं, जाग गए तो मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद वे जमीन पर हल्की रोशनी वाले फ्लोरोसेंट ट्यूब्स फेंकते हुए दबे पांव आगे बढ़ते हैं। चैम्बर्स नाम की एक लड़की जिसे मार्टिन पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता उसे आगे चलने के लिए कहती है, लेकिन इस बात से मार्टिन गुस्सा हो जाता है और जानबूझकर उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसकी वजह से चैम्बर्स रास्ता भटक जाती है। जैसे ही वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है तभी एक ज़ॉम्बी जाग जाता है। चैम्बर्स उसे मार देती है, लेकिन शोर की वजह से दूसरा ज़ॉम्बी भी जाग जाता है। धीरे धीरे शोर इतना बढ़ जाता है कि सभी ज़ॉम्बीज़ एक साथ जाग जाते हैं। सब लोग चैम्बर्स की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही कई ज़ॉम्बीज़ मौजूद होते हैं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। चैम्बर्स ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बचकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मार्टिन एक बार फिर उसे धोखा देता है और दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। इस टीम में माइकी नाम का एक लड़का होता है जो मार्टिन से पूछता है कि चैम्बर्स कहाँ रह गई, क्योंकि उसने उसे उसके पीछे आते देखा था। तभी अचानक चैम्बर्स खिड़की तोड़कर उनके सामने आ जाती है। ज़ॉम्बीज़ उस पर टूट पड़ते हैं और उसे संक्रमित कर देते हैं। माइकी ना चाहते हुए भी उसे मार देता है। इसके बाद वे लोग उस कसीनो की बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां तिजोरी होती है। यहाँ ज़ॉम्बीज़ कम होते हैं और वे उन्हें खत्म कर देते हैं। केट कहती है कि उसे नहीं लगता कि गीता अब तक जिंदा होगी। लिली उसे समझाते हुए कहती है कि इतनी जल्दी उम्मीद मत छोड़ो। वह बताती है कि कुछ महीने पहले एक आदमी अंदर गया था और बाहर नहीं आया तो उसे लगा कि वह मर गया, लेकिन 3 दिन बाद वह जिंदा लौट आया था क्योंकि वह संक्रमित होने से पहले ही निकल गया था। इसके बाद उन्हें वहाँ कई ब्लूप्रिंट्स और मैप्स मिलते हैं। इससे साफ हो जाता है कि उनसे पहले भी कई टीमें यहाँ आ चुकी थीं, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसके बाद स्कॉट टीम को बांट देता है और सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। मार्टिन और लिली को बाहर नजर रखने के लिए भेजा जाता है। पीटर हेलीपैड पर जाती है ताकि हेलीकॉप्टर चालू कर सके, जबकि जैक वॉल्ट की ओर बढ़ता है। मार्टिन लिली से एक डील करता है कि अगर वह उसे क्वीन का ब्लड सैंपल लाने में मदद करेगी तो बदले में वह कैंप के सभी लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देगा। लिली इसके लिए मान जाती है। इसके बाद वे हवा में फायरिंग करते हैं और क्वीन के आने का इंतजार करने लगते हैं। स्कॉट जनरेटर स्टार्ट करता है जिससे वहाँ फिर से लाइट्स ऑन हो जाती हैं। उधर जेम्स और जैक ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए वॉल्ट के पास पहुंचते हैं। जैक लॉकर को देखकर मानो खुशी से पागल ही हो जाता है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। वॉल्ट से पहले वहाँ कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे। अगर उन पर पैर पड़ता तो शरीर के चित्रे उड़ जाएंगे। वहाँ उन्हें कुछ और लोगों की डेड बॉडीज मिली जिन्होंने उनसे पहले वॉल्ट ओपन करने की कोशिश की थी, लेकिन सब मारे गए थे। उनकी हालत देखकर किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती। अच्छी बात यह थी कि ये ट्रिगर पॉइंट सिर्फ एक बार ही काम करते थे, मतलब अगर किसी तरह उन्हें चकमा दिया जाए तो बात बन सकती थी। इसके बाद जेम्स नीचे जाता है और एक ज़ॉम्बी उठाकर ले आता है। वे उसे आगे जाने को कहते हैं, लेकिन वह ज़ॉम्बी आगे जा नहीं रहे थे, इसलिए माइकी उसे गोली मार देता है। इसके बाद जेम्स एक दूसरा ज़ॉम्बी लेकर आता है। इस बार वह लोग उस ज़ॉम्बी को खाने का लालच देकर आगे भेजते हैं। जैसे ही उसने ट्रिगर पॉइंट्स पर पैर रखा, उस पर तीरों की बारिश हो जाती है। एक एक करके उसने सारे सेफ्टी पॉइंट्स क्लियर कर दिए और अब खतरा ना के बराबर था। उधर मार्टिन देखता है कि क्वीन उसके ट्रैप में फंस चुकी है। वह उन दोनों के सामने आती है,
लेकिन जब उसने देखा कि इन लोगों ने उसके लिए कुछ नहीं रखा है तो वह उन पर गुस्सा हो जाती है। मार्टिन क्वीन को पकड़ लेता है, लेकिन तभी एक दूसरा ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। वह उसे इन्फेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी लिली उसे मार देती है। इसके बाद मार्टिन क्वीन के पास जाकर तार से उसकी गर्दन काटने लगता है। लिली घबराकर कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सिर्फ ब्लड सैंपल चाहिए था। लेकिन मार्टिन अपने बॉस को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसी बीच गीता दिखाई देती है, जो अल्फा ज़ॉम्बी के कब्जे में होती है। वह उसे इन्फेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी उसे क्वीन की चीखें सुनाई देती हैं। इसके बाद वह उसे खोजने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ स्कॉट न्यूज में देखता है कि सरकार ने दबाव में आकर शहर को तय समय से 24 घंटे पहले ही न्यूक्लियर बम से उड़ाने का फैसला किया है, यानी अब उनके पास बचने के लिए बहुत कम समय रह गया था। वहीं पीटर जिस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रही होती है, वह पुराना होने के कारण आग पकड़ लेता है। वह किसी तरह आग पर काबू पा लेती है, लेकिन अब हेलीकॉप्टर स्टार्ट होगा या नहीं ये कहना मुश्किल था। इधर स्कॉट जल्दी से ऊपर आता है और जैक से पूछता है कि वॉल्ट खोलने में और कितना समय लगेगा, लेकिन जैक जो इसे खोलने ही वाला होता है उसकी वजह से परेशान हो जाता है। वह स्कॉट पर चिल्लाकर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लॉकर दुनिया के सबसे हाईटेक लॉकर्स में से एक है। वह गुस्से में कहता है कि अगर तुमने एक बार और मेरा ध्यान भटकाया तो यह वॉल्ट कभी नहीं खुलेगी। उसे इतना गंभीर देखकर एक पल के लिए स्कॉट भी पीछे हट जाता है और उसे अपना काम करने देता है। उन्होंने उसे यह नहीं बताया कि बम ब्लास्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, वरना वह घबरा जाता। उधर अल्फा ज़ॉम्बी जब क्वीन के पास पहुंचता है तो वहां उसे उसकी सिर कटी लाश पड़ी हुई मिलती है। यह देखकर अल्फा ज़ॉम्बी को बहुत गुस्सा आता है। वह उसे अपनी पूरी सेना के सामने ले आता है। जब वह क्वीन का पेट चीरकर बच्चे को बाहर निकालता है तो पता चलता है कि बच्चा मर चुका था। ये देखकर उसकी आंखों में खून उतर आता है। इसके बाद वह अपनी सेना को तैयार करता है और युद्ध का ऐलान करता है। स्कॉट और उसकी टीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा खतरा उनके सामने है। वे अभी भी पैसों को लेकर भागने की फिराक में थे। वहाँ उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं जिन्हें वे आपस में बांट लेते हैं। स्कॉट ने इतनी बड़ी रकम पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उस वॉल्ट के अंदर जो असली चीज थी उसके सामने यह रकम कुछ भी नहीं थी। काफी देर की कोशिश के बाद जैक आखिरकार लॉक खोल देता है। जैसे ही वे वॉल्ट का दरवाजा खोलते हैं, अंदर पड़े पैसों को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे लोग जल्दी जल्दी सारे पैसे बैग्स में भरने लगते हैं और उन्हें हेलीकॉप्टर में लोड करने लगते हैं। देखते ही देखते पूरी वॉल्ट खाली हो जाती है। इसी दौरान स्कॉट को पता चलता है कि केट वहाँ नहीं है। वह उसे काफी ढूंढता है, लेकिन केट का कोई आता पता नहीं चलता है, क्योंकि वह अकेले ही गीता को ढूंढने के लिए उस खतरनाक बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाती है। इसके बाद अल्फा ज़ॉम्बी को दिखाया जाता है, जिसकी पूरी सेना कसिनो की ओर बढ़ रही होती है। जल्द ही पूरी बिल्डिंग खाली हो जाती है, जिसके बाद केट अंदर जाती है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं था। स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढने जाने ही वाला होता है कि तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और जिसकी सेना मरिया की गर्दन तोड़कर उसे मार डालती है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि स्कॉट को समझने का भी मौका नहीं मिला। जैक और जेम्स देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद वे दोनों फायर करते हुए लॉकर की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि छुपने के लिए वही सबसे सुरक्षित जगह थी। दूसरी तरफ लिली और मार्टिन वहां से भाग ही रहे होते हैं कि तभी मार्टिन ऊपर से दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वह मिल चुका होता है। वह कहता है कि मिस्टर तनाका को पैसों से कोई मतलब नहीं है। इस बैग में जो है वह उन पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। उधर अल्फा ज़ॉम्बी वॉल्ट के अंदर पहुंचता है, जहां उसके सामने जैक और जेम्स होते हैं। वे दोनों उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन उसके सिर पर लोहे का हेलमेट होने की वजह से गोलियों का कोई असर नहीं होता। जेम्स उससे लड़ने लगता है, लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वह जेम्स को बुरी तरह मारता है और उसे काट कर इन्फेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी जैक बीच में कूद पड़ता है और उसकी जान बचा लेता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना जेम्स को वॉल्ट के अंदर धकेल देता है और खुद दरवाजा बंद करने के लिए बाहर ही रुक जाता है। इसके बाद अल्फा ज़ॉम्बी जैक को मार देता है। उधर मार्टिन सबको धोखा देकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसे बैग में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब उसने बैग खोला तो उसने पाया कि उसके अंदर क्वीन का सिर नहीं था, क्योंकि लिली ने पैसे बटोरते वक्त बड़ी चालाकी से बैगों की अदला बदली कर दी थी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही वहाँ ज़ॉम्बी टाइगर आ जाता है और मार्टिन पर अटैक कर देता है। वह मार्टिन को अपने नुकीली जबड़े से दबोच लेता है और उसे बुरी तरह नोच डालता है। आखिर में वह उसके सिर को कच्चा चबाकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ स्कॉट बचे हुए लोगों के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे ज़ॉम्बीज की पूरी सेना मौजूद थी। उनसे लड़ते लड़ते स्कॉट की सारी बुलेट खत्म हो जाती है। ज़ॉम्बीज बेचारे माइकी को भी काट लेते हैं। इसके बाद माइकी अपनी जैकेट में लगे सारे ग्रेनेड्स की पिन खींच लेता है और वहीं एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। उस ब्लास्ट में बहुत सारे ज़ॉम्बीज भी मारे जाते हैं। स्कॉट लिली के साथ ऊपर पहुंचता है, लेकिन वह देखता है कि पीटर अभी तक हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं कर पाई है। स्कॉट उसे जल्दी करने को कहता है। तभी वहाँ अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है। वह उन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी लिली अपने बैग से क्वीन का सिर निकालती है और उस पर गन तान देती है। वह कहती है, अगर तुम
तुम आगे बढ़े तो इसका भेजा उड़ा दूंगी। यह सुनकर अल्फा जॉम्बी को रुकना पड़ता है। खुशकिस्मती से हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो जाता है। उन्हें अपनी आंखों के सामने से जाते देख अल्फा जॉम्बी गुस्से से पागल हो जाता है। जैसे ही लिली का ध्यान उससे हटता है, वह एक रॉड उसकी बॉडी के आर पार घुसा देता है। इसके बाद लिली भी क्वीन का सिर बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है और उसे मार डालती है। फिर अल्फा जॉम्बी अपनी सेना के साथ उसी बिल्डिंग की ओर बढ़ता है। इसी बीच स्कॉट पीटर से कहता है, तुम मुझे कहीं उतार दो, मैं केट को लेकर आता हूँ। दूसरी तरफ स्कॉट की बेटी आखिरकार गीता को ढूंढ लेती है और उसे बचा लेती है, लेकिन उनके पीछे बर्ड पड़ा होता है जो अब पूरी तरह एक खतरनाक जॉम्बी बन चुका था। स्कॉट की बेटी हिम्मत दिखाती है और उसे मार गिराती है। उसी वक्त अल्फा जॉम्बी अपने बाकी साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी स्कॉट भी वहां पहुंच जाता है। वह बिना देर किए अपनी बेटी और गीता को लेकर वहां से भागता है। तीनों किसी तरह छत की ओर दौड़ते हैं ताकि हेलीकॉप्टर से निकल सके, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था क्योंकि अल्फा जॉम्बी उनका पीछा करते हुए हेलीकॉप्टर के अंदर कूद जाता है। अब हेलीकॉप्टर के अंदर स्कॉट और अल्फा जॉम्बी के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों पूरी ताकत से भिड़ते हैं। इसी दौरान जॉम्बी स्कॉट को काट लेता है। घायल होने के बावजूद स्कॉट हिम्मत नहीं हारता और आखिरी ताकत जुटाकर उसे गोली मार देता है। इस तरह अल्फा जॉम्बी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं हुई थी। बमबारी शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे और सबको तुरंत वहां से निकलना था। लड़ाई के दौरान पीटर को भी गोली लग चुकी होती है। फिर भी वह हिम्मत करके हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करती है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ता है, शहर में धमाके शुरू हो जाते हैं। चारों तरफ आग और धुएं के बादल छा जाते हैं। बमबारी की वजह से हेलीकॉप्टर को भी भारी नुकसान पहुंचता है और वह क्रैश हो जाता है। इस हादसे में पीटर और गीता दोनों की मौत हो जाती है। स्कॉट बुरी तरह से घायल हो जाता है। इस सब के बीच उसकी बेटी बच जाती है और वह अपने पिता के पास आती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह रोते हुए कहती है कि उसने कभी उनकी बात नहीं मानी और उनसे नफरत करती रही क्योंकि उसे लगता था कि उन्होंने उसकी माँ को मार दिया। लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वे मजबूर थे और उन्होंने सही फैसला लिया था। वह उनसे माफी मांगती है। स्कॉट उसे चुप कराता है और कहता है कि ऐसी बातें मत करो, अपना ख्याल रखो। वह बताता है कि उसने वहां से कुछ पैसे बचा लिए थे सिर्फ उसके लिए। अब उसके पास और कोई नहीं है, इसीलिए यह पैसे भी उसके किसी काम के नहीं। वह सारे पैसे अपनी बेटी को दे देता है। तभी स्कॉट की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। वह समझ जाता है कि अब वह भी जल्द ही इन्फेक्टेड हो जाएगा। वह अपनी बेटी से कहता है कि मुझे गोली मार दो ताकि मैं खुद जॉम्बी बनकर किसी और को नुकसान न करूं। केट का दिल टूट जाता है, लेकिन वह जानती है कि यही सही फैसला है। रोते हुए वह अपने पिता को गोली मार देती है। उसी पल उसे एहसास होता है कि उसके पिता ने भी उसकी माँ को इसी वजह से मारा था ताकि वह दूसरों के लिए खतरा न बन जाए। वह फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और स्कॉट की बेटी को सुरक्षित अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर लास वेगास पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता है। बमबारी के बाद शहर का नामो निशान मिट चुका है। हर तरफ सिर्फ मलबा और खामोशी बची है। फिर दिखाया जाता है कि जेम्स अभी भी जिंदा है। जेम्स किसी तरह पैसे लेकर शहर से बाहर निकल जाता है। वह दूसरे देश जाने के लिए फ्लाइट टिकट बुक करता है। वहां पहुंचकर उसे लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं और वह राहत की सांस लेता है। लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे कमजोरी महसूस होती है। जेम्स जब अपने हाथ को देखता है तो वहां काटने का निशान नजर आता है। तभी उसे याद आता है कि उसे अल्फा जॉम्बी ने काट लिया था। अब जेम्स को समझ में आ जाता है कि वह खुद जल्द ही जॉम्बी बनने वाला है और इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना।